Hello friends, today I am going to teach you the Union Judiciary that is Supreme Court। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, जिसको हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहते हैं, जबकि हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय कहते हैं। हिंदी में लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसलिए मैंने दोनों ही नाम मेंशन कर दिए। लेकिन आज हम हाई कोर्ट नहीं देखेंगे, आज केवल हम सुप्रीम कोर्ट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूनियन जुडिशरी दिया हुआ है पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्ट 5 के ये चैप्टर 4 में दिया गया है, जो कि आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक है। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री क्या है। 1773 का जो एक्ट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट को पहली बार इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। और उसके बाद से जो है, जो भी अपील्स होती थी वो प्रीवी काउंसिल पे जाती थी। प्रीवी काउंसिल क्या था? हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट ऑफ द इंडिया था। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट है, जो भी डिसीजंस होते हैं हाई कोर्ट के या सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के, वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है। ठीक है, इसके अलावा 1937 में फेडरल कोर्ट बना। तो फेडरल कोर्ट जो है क्या देखता था? जो फेडरल डिस्प्यूट्स होते थे तो वो उनको देखता था, तो इसलिए फेडरल कोर्ट बना था। अभी सुप्रीम कोर्ट में दोनों की ही पावर आ गई है, और 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, आफ्टर द टू डेज ऑफ रिपब्लिक डे। ठीक है, तो आप समझ लेते हैं सारे आर्टिकल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 124। तो 124 में 7 क्लॉजेस दिए हुए हैं, और 7 के 7 क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मैंने इनको एक लाइन में लिख दिया है, जिससे आपको आसानी हो समझने में। क्योंकि अगर आप कभी बेयर एक्ट से पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही लंबा पैरा है, और एक एक पैरा समझने में आपको टाइम लग सकता है। लेकिन मैंने इसको बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ रख दिया है। तो पहले क्लॉज में है कंपोजिशन, दूसरे में है अपॉइंटमेंट, तीसरे में है क्वालिफिकेशन, चौथा और पांचवा रिमूवल के बारे में बात करता है, छठा है ओथ, और सातवां है कैन नॉट प्लीड। तो सबसे पहले कंपोजिशन समझ लेते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट बना तो फर्स्ट टाइम कंपोजिशन सुप्रीम कोर्ट का क्या था? तो 1 CJI थे, 7 सुप्रीम कोर्ट जजेस थे, मतलब कि 8 जजेस थे पहली बार। और फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? H.J. कानिया। ठीक है, ये थे फर्स्ट चीफ जस्टिस। फिर इसके बाद 9 जजेस हुए, फिर 13 जजेस हुए, और 13 के बाद आपके 25 जजेस हुए, फिर 30 जजेस हुए, और अभी कितने हैं? 1 CJI प्लस 33 सुप्रीम कोर्ट जजेस इक्वल टू 34 जजेस। ठीक है, तो ये हो गई कंपोजिशन की बात। तो अभी ये कंपोजिशन आपका है। तो अब हम दूसरे क्लॉज की बात करेंगे। ये कंपोजिशन मैंने कंप्लीट कर दिया। और जो ये कंपोजिशन होता है, ये केवल पार्लियामेंट बाय लॉ ही कन्वर्ट कर सकती है। तो पार्लियामेंट ही इसको कन्वर्ट करेगी। ठीक है, अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। ये सेकेंड क्लॉज आपका आ गया, अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट में सबसे पहले देखते हैं कि
शुरुआती सालों में किस तरह अपॉइंटमेंट होता था, 1981 तक कैसे अपॉइंटमेंट होता था। 1981 तक सीनियरिटी बेसिस पे होता था। ठीक है, तो जो सीनियर होता था सुप्रीम कोर्ट जज, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता था। लेकिन 2 बार ये रूल टूट गया। एक्सेप्शन, फर्स्ट टाइम 1973 में 3 जजों को सुपरसीड करके ए एन रे बन गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि ये गवर्नमेंट के फेवरेट थे। सेकेंड टाइम कौन आया? सेकेंड टाइम आपके आए जस्टिस एच बेग। तो उन्होंने किसको सुपरसीड कर दिया? उन्होंने सुपरसीड किया HR खन्ना को। HR खन्ना। तो HR खन्ना, हंसराज खन्ना जिनको बोलते हैं, तो एक बड़ा फेमस केस था ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। तो उसमें इन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दे दिया था, जो अभी बहुत फेमस है। तो उसको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, देख लीजिएगा। तो ये देखा गया कि इस तरह की प्रैक्टिसेस, रॉन्ग प्रैक्टिसेस चालू हो गई हैं। इसको रोकने के लिए कोलिजियम सिस्टम आया। कोलिजियम सिस्टम आया। तो कोलिजियम सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी ये होता है, मतलब 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये कोरम होती है जिसको कोलिजियम बोलते हैं। और ये डिसाइड करती है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा। ठीक है, ये डिसाइड करती है और फिर ये अपनी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास भेज देती है। क्या भेज रही है? रिकमेंडेशन। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि कौन कौन से केसेस हुए जब कोलिजियम सिस्टम आया, क्योंकि अभी क्लियरिटी नहीं आई थी अपॉइंटमेंट को लेके। तो इसमें 3 केसेस हुए जिससे एक क्लियरिटी आई कि ये कोलिजियम सिस्टम कैसे वर्क करेगा। तो पहला केस जो हुआ वो 1982 में हुआ, दैट इज SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको फर्स्ट जजेस केस कहते हैं। फर्स्ट जजेस केस भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंसल्टेशन does not mean concurrence। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो कंसल्टेशन है, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है। प्रेसिडेंट जो है, जो चाहे जिसको चाहे नियुक्त कर सकते हैं। प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा और उनके ही डिसीजन को प्राइमेसी दी जाएगी। प्राइमेसी
टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब प्रेसिडेंट क्या डिसीजन लेते हैं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा वर्क करती है। तो इसमें ये हुआ। फिर आया दूसरा केस 1993 में। इस केस का नाम था SC सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन द रिकॉर्ड एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये हुआ सेकंड जज केस, सेकंड जजेस केस। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि CGI का डिसीजन नॉट डिसीजन, इट इज अ रिकमेंडेशन, recommendation is binding on the president। प्रेसिडेंट, तो यहां पर किसको प्राइमेसी दी गई, प्राइमेसी मतलब प्राथमिकता, टू CGI रिकमेंडेशन। तो इसमें बोल दिया कि जो भी CGI फैसला लेते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज ये रहेंगे, तो प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाध्यता है कि वो उस चीज को माने। जबकि उनको कंसल्ट भी करना होता था बाकी जजेस से, लेकिन वहां पर उनकी कंसल्टेशन को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कि CGI को अलोन इंपॉर्टेंस दिया गया। तो अभी भी मामला क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए थर्ड जजेस केस आया 1998 में। तो इसमें क्या था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। ठीक है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, ये अभी आर्टिकल जब 143 करेंगे तो समझेंगे कि रेफरेंस ज्यूरिसडिक्शन क्या है। तो ये जो है, तब प्रेसिडेंट KR नारायण थे। तो KR नारायण साहब ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि अपॉइंटमेंट का सल्यूशन क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड दैट कि CGI must consult their colleagues for recommendation। It must have concurrence। तो CGI को अपने जो भी कलीग्स हैं उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, और उनको जो भी उसमें बातें हुई हैं तो कन्फर्मिटी होनी चाहिए, एक कंकरेंस मतलब सबकी सहमति होनी चाहिए। अगर कोई दो जजेस भी जो है वहाँ पर अपनी मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपनी सहमति नहीं बन पाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, तो ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन नहीं भेजेंगे। तो ये हो गया आपका जो है थर्ड जजेस केस, जिसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में बात की गई है।
अब कर लेते हैं NJAC। तो अपॉइंटमेंट से लेके एक और चीज आई, दैट इज NJAC मीन्स नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, तो सरकार ने कहा कि अपॉइंटमेंट बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा करते हैं, एक बीच की राह निकालते हैं जहां पे कुछ लोग एग्जीक्यूटिव से हों और कुछ लोग जुडिशरी से हों, तो अपॉइंटमेंट किया जाए। तो यहाँ पे 6 लोग थे, ठीक है, 6 मेंबर्स इस कमीशन में। एक तो CJI, दूसरे जो है सुप्रीम कोर्ट जज, और तीसरे सुप्रीम कोर्ट जज। ये तो होगा जुडिशरी से। एग्जीक्यूटिव से कौन आएगा? एक तो आ जाएंगे लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूसरे इमिनेंट पर्सन और एक और इमिनेंट पर्सन। और इन इमिनेंट पर्सन का सिलेक्शन कौन करेगा? इमिनेंट पर्सन का सिलेक्शन करेंगे PM, CJI और ऑपोजिशन लीडर। तो इसमें भी इसको जब लागू किया गया तो एक अमेंडमेंट हुआ, दैट इज 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे कि 124 आर्टिकल में अमेंडमेंट हो गया। ठीक है, लेकिन ये चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2014 का केस है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने इस अमेंडमेंट को नल एंड वाइड घोषित कर दिया। नल एंड वाइड, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, क्योंकि NJAC is violative of independence of judiciary। ठीक है, तो ये वॉल्यूटिव थी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 124 NJAC, तीनों जजेस केस, कोलिजियम सिस्टम सब समझा दिया। अपॉइंटमेंट थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें केसेस भी आते हैं, और इसी से जो है जब मेंस में या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो इसी से क्वेश्चंस आते हैं। और ये 3 जो केसेस हैं इनको मेंशन करना, और ये 2014 वाला NJAC वाला मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशंस। तो क्वालिफिकेशंस सुप्रीम कोर्ट जज की क्या क्या होनी चाहिए?
एक तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये तो हो गई पहली। बाकी दूसरी, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल के लिए, हाई कोर्ट जज होना चाहिए 5 इयर्स के लिए, ठीक है। या फिर एडवोकेट होना चाहिए, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट फॉर 10 इयर्स। ठीक है। इसके अलावा ओपिनियन, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस अगर वो फुलफिल करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जज बन सकता है। इसके अलावा कब तक रह सकता है? मैक्सिमम टाइम, मैक्स टाइम मीन्स रिटायर 65 ईयर्स में होता है। अब मिनिमम एज कुछ दी नहीं है, मिनिमम एज कुछ नहीं है। तो ये हो गया आपका थर्ड क्लॉज, क्वालिफिकेशंस। बस ये सेकंड क्लॉज लंबा था, बाकी कोई भी क्लॉज लंबा नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी सेकंड क्लॉज समझ लिया ना, बाकी अब आप थोड़ा सा ज्यूरिसडिक्शन वगैरह समझ लिया तो इसकी ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी आपको ना। 124 से लेके 147 बिल्कुल इजी लगेगा। अब आता है रिमूवल। रिमूवल कैसे होता है? करते तो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन कैसे होगा तो समझ लेते हैं। रिमूवल में क्या है, पहले तो देख लेते हैं ग्राउंड क्या होता है। ग्राउंड होता है प्रूव्ड मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, तो यहां पे प्रूव्ड क्यों लिखा है अभी आगे समझेंगे कैसे प्रूव होगा। ठीक है, तो ये होता है ग्राउंड। अगर ये ग्राउंड लेकर एक मोशन लाया जाता है लोकसभा में, लोकसभा में जो 100 लोग साइन करेंगे उस मोशन पे या उस पिटीशन पे, और राज्यसभा में अगर होगा, मतलब किसी भी सदन में इसका इंट्रोडक्शन हो सकता है, राज्यसभा में 50 लोग साइन करेंगे। ठीक है, 50 लोग साइन करेंगे। अगर 100 लोग उस मोशन को साइन कर देते हैं तो ये जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कि चेयरमैन या स्पीकर हैं। ठीक है, चेयरमैन या स्पीकर हैं। लोकसभा है तो स्पीकर है, राज्यसभा है तो चेयरमैन है। ठीक है, तो वो इसको 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी के पास भेज देंगे। और इंक्वायरी कमेटी देखेगी कि वहां पे प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जो है 3 मेंबर की कमेटी ये चीज देखेगी, और अगर उसे लगता है तो फिर वो एक रिपोर्ट भेजेगी वापस से लोकसभा या राज्यसभा जिसमें भी इंट्रोडक्शन हुआ है वहां पर,
और उसके बाद उस पे होगा डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग। तो वोटिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रहेगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसको कहते हैं? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बोलते हैं मोर देन 50% मेंबर ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो मतलब 50% से ऊपर होना चाहिए जो भी टोटल स्ट्रेंथ है। जैसे अभी टोटल स्ट्रेंथ है 543, तो ऐसे में अप्रॉक्स 272 या 273 बनेगा, ठीक है, उसका 50%। तो और जो 50% है उसका भी जो 2/3 है, मतलब उसका भी 2/3 जो हो, प्रेजेंट और वोटिंग, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी तो ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं उसको, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 2/3। तो फिर ये पास हो जाएगा मोशन और प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट इमीडिएट इफेक्ट से सुप्रीम कोर्ट जज को जो है हटा देंगे उसके पद से, ठीक है। फिर ये जो है नहीं, अभी नहीं जाएगा, सॉरी, प्रेसिडेंट के पास अभी नहीं जाएगा, पास हो जाता है फिर ये दूसरे सदन में भेजा जाएगा। मतलब कि अगर लोकसभा में हुआ है तो फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा, सेकेंड हाउस में भेजा जाएगा। फिर सेम प्रोसीजर होगा। फिर प्रेसिडेंट इमीडिएट इफेक्ट से सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव कर देंगे। ये हो गया आपका फोर्थ। फिफ्थ में क्या लिखा है कि क्या प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर क्या होगा जिससे ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी तय होगी। तो ये आपका रिमूवल भी हो गया। अब तक हमने 5 क्लॉजेस कर लिए, ठीक है। 6 और 7 में कुछ नहीं है। ये ओथ के बारे में, ओथ कहाँ दी गई है? 3rd शेड्यूल में, 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ओथ दी गई है। 7वें में क्या है? ये ओथ प्रेसिडेंट के सामने देंगे। और दूसरी बात ये है कि ये 3rd शेड्यूल में दी गई है। 7वां है कैन नॉट प्लीड। सुप्रीम कोर्ट के जज जो है जब रिटायर होंगे तो वो विद इन इंडिया कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 125। आर्टिकल पेन नहीं चल रहा है लेकिन चलिए करेंगे। आर्टिकल 125। तो 125 में क्या है? 125 में सैलरीज और अलाउंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो ये सैलरीज अलाउंसेस के बारे में बताता है जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं। ये 125 है। आर्टिकल 126 टॉक्स अबाउट एक्टिंग जजेस। आर्टिकल 127 इज टॉक्स अबाउट ad hoc judges। ad hoc जजेस। तो एक्टिंग जजेस और एड हॉक जजेस में क्या डिफरेंस होता है? एक्टिंग जज तब नियुक्त किया जाता है जब सीजीआई की पोस्ट वैकेंट हो,
ठीक है, या फिर अब सीजीआई अपनी ड्यूटीज़ किन्हीं कारणों से परफॉर्म न कर पा रहे हों, नहीं परफॉर्म कर पा रहे हों, ठीक है, ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक्टिंग जजेस नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। एड हॉक जजेस क्या होता है? एड हॉक जजेस जब कोरम ना पूरी हो रही हो सुप्रीम कोर्ट जजेस की, तो ऐसे में एड हॉक जजेस ये टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आर्टिकल 128। तो 128 में बताया गया कि रिटायर्ड जजेस को भी एज अ सुप्रीम कोर्ट जजेस नियुक्त किया जा सकता है। इनके सैलरी और अलाउंसेस प्रेसिडेंट तय करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 129 है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है जिसकी इविडेंसरी वैल्यू होती है इन द फ्यूचर प्रोसीडिंग्स। तो सुप्रीम कोर्ट पे जो भी डिसीजन सुनाए गए हैं या जजमेंट जो भी हैं, अगर आप किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में उसको दिखाएंगे तो वो एज अ लॉ ही माना जाएगा और उसको ही सही माना जाएगा, ठीक है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसके अलावा इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में लिखा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या होता है कि अगर आप जो है कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करते हैं तो आपको कोर्ट पनिशमेंट दे सकती है। तो दो तरह के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं, एक सिविल होता है, एक क्रिमिनल होता है। सिविल में क्या होता है? विलफुल डिसओबीडियंस। सिविल में क्या होता है? विलफुल डिसओबीडियंस, मतलब जानबूझ के कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना, ना मानना उनकी बात। जबकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग, मतलब क्रिमिनल में क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोनों ही पार्ट हैं, ठीक है। क्रिमिनल में क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ जस्टिस। प्रोसेस ऑफ जस्टिस, प्रोसेस ऑफ जस्टिस मीन्स प्रोसेस ऑफ जस्टिस को अवरोध करना। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 129। अब देख लेते हैं आर्टिकल 130। तो 130 क्या बोल रहा है? 130 आपका बोल रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो जिसकी सीट न्यू दिल्ली में होगी, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहते हैं तो अदर प्लेसेस पे भी हो सकता है, अदर प्लेसेस पे भी सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। तो सीजीआई इसमें कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट से। तो ये हो गया आपका 130 तक। अब हम लोग करेंगे ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। जल्दी से ज्यूरिसडिक्शन कर लेते हैं। तो ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है? चलिए ज्यूरिसडिक्शन एक एक करके पढ़ाते हैं। पहला ज्यूरिसडिक्शन है
ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा है, मैंने पेन चेंज कर लिया है क्योंकि पेन में प्रॉब्लम आ रही है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। दूसरा पूरा ही ग्रीन से लिख देता हूँ, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या है, एक तो है सेंटर और स्टेट पे कोई डिस्प्यूट हो गया है, या फिर स्टेट का स्टेट से कोई डिस्प्यूट हो गया है, या फिर दो स्टेट या दो से अधिक स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है। सेंटर प्लस स्टेट एक साइड हैं और कुछ स्टेट अदर साइड पे, तो डिस्प्यूट हो गया। तो ये सारे जो भी जो है केसेस होंगे उनकी सीधे प्रोसीडिंग जो है सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। सुप्रीम कोर्ट इन केसेस को सीधे अपने हाथ में लेगा, ये केसेस और कहीं नहीं जा सकते। तो देख लेते हैं इसमें। दूसरा है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में क्या है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 132 में, तो इसमें कहीं भी अपील कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, और दूसरा है आपका सिविल मैटर्स, फिर है क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आर्टिकल 132 में दिए गए हैं, सिविल मैटर्स आर्टिकल 133 में दिए गए हैं, क्रिमिनल मैटर आर्टिकल 134 में दिए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जिसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, एसक्यूएल का मतलब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपील सुनेगी। अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इट नीड टू बी डिसाइडेड इन द सुप्रीम कोर्ट, तो फिर सिविल मैटर्स को जो है अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट लाया जा सकता है सिविल मैटर्स को। क्रिमिनल मैटर्स क्या है, दो तरह के हैं, एक तो है अपील विद सर्टिफिकेट, अपील विद सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने जो है सर्टिफिकेट दे दिया कि नहीं आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, तो ठीक है। अगर मान लीजिए विदाउट सर्टिफिकेट आप अपील करना चाहते हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट देखेगा दो चीज़ें। पहली चीज़ कि आप पहले एक्विट हो गए थे, फिर आपको हाई कोर्ट में डेथ की पनिशमेंट मिल गई है, तो ऐसे केसेस लेगा सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, आप ट्रायल में गए ही नहीं थे, आपको कन्विक्ट कर दिया गया, ये केसेस
सुप्रीम कोर्ट लेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अब देख लेंगे रिट ज्यूरिस्डिक्शन। तो ये आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें 5 रिट दी गई हैं। पहला है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव बॉडी, मीन्स अगर स्टेट या इंडिविजुअल इंडिविजुअल मतलब प्राइवेट पर्सन किसी को इलीगली डिटेन कर लेता है, इलीगली डिटेन कर लेता है, तो वो व्यक्ति या कोई भी उसके बिहाफ से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस डाल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जिसने भी इलीगली उनको डिटेन किया, स्टेट या इंडिविजुअल, से बोल सकता है कि बॉडी को हमारे सामने प्रोड्यूस कीजिए, हमारे सामने उस पर्सन को लाइए जिसको इलीगली डिटेन किया गया है। तो ये हो गया हैबियस कॉर्पस। दूसरा है आपका मैंडेमस। मैंडेमस तो मैंडेमस का मतलब होता है मैंड कमांड, वी कमांड। तो कोर्ट इसमें कहता है वी कमांड। तो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर में है, वो अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रही है, तो हम जो है रिट ऑफ मैंडेमस कर सकते हैं, जिसके थ्रू कोर्ट कहेगा कि वी कमांड कि आप जो है ये काम करिए। जैसे मान लीजिए कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपना काम सही से नहीं कर रहा है, मान लीजिए पार्क का मेंटेनेंस करना है या कचरे का जो है सिस्टम सही रखना है। ठीक है, तो अगर वो सब ये सब नहीं कर रहा है तो बिल्कुल वो कमांड कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कि आप ये करिए। फिर मैंडेमस के बाद है आपका प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। 4 हो गया आपका सेर्शोरारी। तो ये एक रिट प्रोहिबिशन की। तो प्रोहिबिशन कब होता है? जब एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बोथ में ही है। प्रोहिबिशन का पहले मतलब समझ लेते हैं। टू स्टॉप, सेर्शोरारी टू क्वैश। ठीक है, ये होता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, और ये होता है आपका जब प्रोसीडिंग खत्म हो जाती है, आफ्टर द प्रोसीडिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोहिबिशन, ये हो गया सेर्शोरारी। इन दोनों में ही सुप्रीम कोर्ट जो है स्टॉप कर सकता है, इसमें क्वैश करेगा जब एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन हो या लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन हो।
तो इसमें जो है सर्सोरारी प्रोहिबिशन। और पांचवा लास्ट है आपका क्यो वारंटो। क्यो वारंटो टू व्हाट अथॉरिटी? अगर मान लीजिए किसी ने इलीगली कोई पद कैप्चर कर लिया है या उस पर पदासीन हो गया है, तो कोई भी व्यक्ति क्यो वारंटो में जा सकता है और बोल सकता है कि इन्होंने जो है ये पद गलत तरीके से हथियाया है। तो सुप्रीम कोर्ट उनसे बोलेगा टू व्हाट अथॉरिटी यू हैव टेकन दिस पोस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिट। तो अभी 3 ज्यूरिस्डिक्शन हो गए हैं, ये तीसरा ज्यूरिस्डिक्शन था आपका। एक हो गया है आपका ओरिजिनल, दूसरा अपीलेट, तीसरा रिट। अब 2 और बचे हैं, लेकिन साथ साथ सारे आर्टिकल्स और 2 ज्यूरिस्डिक्शन और ख़त्म करेंगे। तो आर्टिकल 134 तक हो गया था। 134A में हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देता है अपील करने के, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, इसमें कुछ पढ़ाना नहीं है। फिर आर्टिकल 135, फिर है आर्टिकल 136। तो आर्टिकल जो 136 है, आर्टिकल 135 में यही कह रहा है कि फेडरल कोर्ट की पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में ही है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं कह रहा है। ठीक है, 136 क्या है? 136 SLP के बारे में बताता है, स्पेशल लीव पिटीशन। तो स्पेशल लीव पिटीशन में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति जो है किसी डिसीजन से परेशान है, जो लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल का है, तो सुप्रीम कोर्ट SLP के थ्रू उसमें अपील सुन सकती है। आर्टिकल 137, तो 137 में क्या हो रहा है कि ये है आपकी चौथी jurisdiction, that is review jurisdiction। तो रिव्यू jurisdiction में क्या होता है? सेम बेंच, मतलब जिसने केस सुनाया था वो ही सेम केस की सुनवाई करेगी। लेकिन ये कब होगा? ये आपका लिखा है CPC के ऑर्डर 47 रूल 1। अगर आप पॉलिटी के पर्पज से पढ़ रहे हो तो ये CPC ऑर्डर 47 रूल 1 किसी काम का नहीं है। और बट अगर आप लॉ के पर्पज से पढ़ रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, अगर डिस्कवरी ऑफ न्यू मैटर आर एविडेंस, ठीक है। दूसरा, एरर और मिस्टेक apparent on the face of record, मतलब देखने से ही मालूम चल जा रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कोई नया एविडेंस आ गया है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। उसके बाद है आपका कोई अदर सफिशिएंट रीजन हो। तो ये आपका हो गया रिव्यू जुरिस्डिक्शन। फिर देख लेते हैं आर्टिकल 138 क्या बोल रहा है। आर्टिकल 138 आपका बोलता है रिव्यू जुरिस्डिक्शन के अलावा एक और चीज है क्यूरेटिव पिटीशन। तो क्यूरेटिव पिटीशन तब ली जाती है जब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जुरिस्डिक्शन को कैंसिल कर देता है। उसमें अशोक वर्सेस रूपा हुर्रा वाला केस भी है, तो आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं। अभी ये देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 138 में, पार्लियामेंट लॉ के द्वारा
सुप्रीम कोर्ट को रिट की पावर देती है और वो उसको बढ़ा घटा भी सकती है। ठीक है। आर्टिकल 139 में क्या है? मेंशन ऑफ दोज रिट्स, मेंशन ऑफ दोज रिट्स। 139 ए में क्या है? 139 ए में क्या है? 139 ए बोल रहा है आपका कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है तो वो ट्रांसफर कर सकता है कोई भी केस फ्रॉम हाई कोर्ट। ठीक है, ये 139 हो गया। फिर आर्टिकल 140, आर्टिकल 140 देखेंगे क्या होता है। अगर पार्लियामेंट को लगेगा, पार्लियामेंट को लगेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में इफेक्टिवनेस लाने के लिए लॉ बना सकती है। ठीक है, तो ये 140 तक हो गया। अभी एक ज्यूरिसडिक्शन और केवल 7 आर्टिकल्स बाकी हैं, तो तेजी में देखेंगे क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि सारे आर्टिकल्स देखेंगे, तो हम सारे आर्टिकल्स देखेंगे, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। अब तो कुछ नहीं बचा, वो सिंपल है। आर्टिकल 141, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजंस होंगे, जो डिसीजंस होंगे वो लॉ ऑफ द लैंड होंगे। मतलब अगर किसी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को प्रोड्यूस किया जाएगा तो वो एज अ लॉ ट्रीट होंगे। ठीक है, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। आर्टिकल 142 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 142 बोल रहा है कि किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड पावर हैं, अनलिमिटेड पावर हैं टू डू कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट अपने हाथों में ले सकता है। आर्टिकल 143 ये है रेफरेंस ऑफ प्रेसिडेंट टू सीजीआई। तो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं प्रेसिडेंट जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और उन्हें लगता है कि उस पे उसकी सुप्रीम कोर्ट की सलाह ली जानी जरूरी है। ठीक है, तो ये का 143 है। इसमें एक और बात है, अगर प्रेसिडेंट ओपिनियन मांग रहे हैं तो सीजीआई पर बाध्यता नहीं है कि वो इसको मतलब कि इस पे ओपिनियन दे, और अगर वो ओपिनियन दे भी रहे हैं तो प्रेसिडेंट पे ये बाध्यता नहीं है कि उसको वो फॉलो करें। ठीक है, तो ये सब डिस्क्रिशनरी है। आर्टिकल 144, तो आर्टिकल 144 में है कि जो भी सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज हैं, ये 5वां है रेफरेंस ज्यूरिसडिक्शन, रेफरेंस ज्यूरिसडिक्शन। तो ये 5वां, यही 5 ज्यूरिसडिक्शन थे। अब बस 3 आर्टिकल्स वैसे कर लेते हैं। अथॉरिटीज एड देंगी, मतलब सहायता देंगी सुप्रीम कोर्ट को, जो भी सुप्रीम कोर्ट को आवश्यकता होगी। आर्टिकल 145, आर्टिकल 145 आपका बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट अपनी रूल एंड रेगुलेशंस
खुद को गवर्न करने के लिए बना सकता है। टू गवर्न इटसेल्फ। कौन बना सकता है? सुप्रीम कोर्ट खुद अपने रूल और रेगुलेशंस बनाएगा। आर्टिकल 146, आर्टिकल 146 में क्या है? आर्टिकल 146 आपका बोल रहा है कि जो भी स्टाफ या सर्वेंट होंगे वो जो भी एग्ज़ाम होंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट करवाएगा, ठीक है। और उसके एक्सपेंसेस भी सुप्रीम कोर्ट देगा, मतलब जो भी खर्चे हैं, सैलरी वगैरह जो भी है वो भी सुप्रीम कोर्ट देगा। आर्टिकल 147 इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा है, इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा है। तो ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये लंबी क्लास थी और यहाँ पर कंप्लीट हुई। मैंने सारे टॉपिक्स टच किए हैं, आपको कहीं भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, इवन आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कंफर्म करना चाहते हैं कि मैंने सही पढ़ाया है या गलत, तो फिर आप चेक कर सकते हैं। बाकी वीडियोस देखते रहिए और आपको मिलती रहेंगी ऐसी अच्छी अच्छी क्लासेस। थैंक यू सो मच।